हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीलम और मैं करा रही थी आपको सीटेट का मैथ। क्वेश्चन कहता है 1/6 ऑफ द ट्री इन द गार्डन आर नीम ट्री। 1/6 जो ट्रीज हैं वो क्या है? नीम की ट्रीज हैं। ठीक है, 1/6 क्या है? नीम की ट्री। एक बाग में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6वां भाग है। 1/6वां भाग है तो 1/6 क्या हो गया हमारे पास? नीम हो गए। उसके बाद कहता है हाफ ऑफ द ट्रीज आर अशोका ट्रीज। हाफ ऑफ द ट्रीज आर अशोका ट्रीज। मान लीजिए पूरे गार्डन में आपके पास पूरे कितने ट्रीज हैं? 1। इसका मतलब है कि इसके हाफ मतलब 1/2 ट्रीज जो है वो क्या है? अशोका ट्रीज है। 1/2 क्या है? अशोका ट्रीज है। उसके बाद कहता है एंड द रिमेनिंग आर यूक्लिप्टस ट्री। बाकी जो बच गए वो क्या है आपके पास? यूक्लिप्टस ट्री है। तो नीम और फिर फर्दर कहता है बाकी जो बच गए। अच्छा, एक चीज देखिए, पूरा जो होता है वो पूरा किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब 1 में से 1/6 क्या है? नीम है और 1/2 क्या है? अशोका है। तो कितना पार्ट रह गया हमारे पास? 1 - 1/2 - 1/6। हमारे पास कितना रह जाएगा अगर इनसे सॉल्व करेंगे? तो हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लिया हमने और हमारे पास क्या आ गया? 6 - 2 3 या 6 एंड -1। सो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2/6। तो हमारे पास 2/6 जो है वो क्या आ गई हमारे पास? यूक्लिप्टस ट्री। टोटल जो पूरा होता है पूरा हमारा 1 के बराबर होता है। पूरा हमारा 1 के बराबर होता है। इसके अगर मैं पेयर्स करती हूँ फिर मैं बोल सकती हूँ ये मेरा 1/6 है। ठीक है, ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, ये भी 1/6, सभी मेरे किसके इक्वल आ गए? 1/6 के इक्वल। उसमें से कहता है कि जो मेरा हाफ है वो क्या है? अशोका ट्रीज। ये सारे क्या है? अशोका ट्रीज, राइट। और 1/6, ये जो 1/6 है ये क्या हो गया? हमारे नीम के ट्रीज। तो कितने बच गए? 2/6 बच गए हमारे पास। 2/6 क्या है हमारे पास? यूक्लिप्टस ट्री है, राइट। यूक्लिप्टस ट्री है। उसके बाद कहता है कि अगर नंबर ऑफ नीम ट्रीज, नीम के ट्रीज कितने बता रहे हैं वो? 5। मतलब 1/6 की वैल्यू कितनी है? 5। 1/6 की वैल्यू कितनी है? 5। और कहता है कि यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो यूक्लिप्टस के वृक्षों की संख्या बताइए। यूक्लिप्टस के वृक्षों की हमें क्या बतानी है? संख्या। अब एक चीज देखिए, ये क्या है? 1/6। ये क्या है? 2/6। 1/6 क्या है हमारे पास? नीम। 2/6 क्या है हमारे पास? यूक्लिप्टस, राइट। तो ये जो हमारे पास है यूक्लिप्टस जो है वो नीम का क्या हो गए? दुगना। 1/6 नीम है हमारे पास और 2/6 क्या है? यूक्लिप्टस। तो हमारे जो यूक्लिप्टस है वो नीम के क्या है? दुगना है। अगर नीम के हमारे पास 5 ट्री हैं तो यूक्लिप्टस के हमारे पास कितने ट्री हो जाएंगे? 5 × 2 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सिंपली 10। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया और हमारा आंसर आ गया सिंपली 10। आई थिंक ये बहुत आसान था, आपको समझ आया होगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पहले कहता है 1/6 ऑफ द ट्रीज इन अ गार्डन। चलिए पहले हम एक काम करते हैं। मैंने एक लिया स्क्वायर, मैंने उसको डिवाइड कर दिया 6 पार्ट्स में। मान लीजिए ये इक्वल पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स में मैंने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद डिवाइड कर दिया। हाफ ऑफ द ट्रीज आर अशोका ट्रीज। ये हो गई मेरे पास आधी। पूरे का आधा कितना हो जाएगा? ये पोर्शन हमारा आधा हो जाएगा। ये हो गई हमारे पास अशोका ट्री। और 1/6 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 हमारा ये होगा एक पोर्शन। तो 1/6 हमारे पास नीम है। बच गए कितने पोर्शन आपके पास? 2 पोर्शन। तो 2/6 आपके पास क्या है? यूक्लिप्टस ट्री। अब देखो 1/6 नीम ट्री, 2/6 यूक्लिप्टस ट्री, राइट। और नीम ट्री, नीम के जो पेड़ हैं उनकी संख्या कितनी है? 5। हमें किनकी देखनी है? यूक्लिप्टस ट्री की संख्या फाइंड करने की। ये कितने होंगे? ओके, ये थे 1/6, ये हैं 2/6। इसका मतलब क्या हो गए? डबल। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए? डबल। अगर ये 5 है तो यूक्लिप्टस ट्री कितने हो जाएंगे? 10।
तो सिंपली हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट, दैट इज 10। आई थिंक ये बहुत आसान था, समझ आया होगा आपको बड़ी आसानी से। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है अ ट्रेन लीव्स दिल्ली। ट्रेन जो है वो दिल्ली से चलना शुरू करती है कब, 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त 2019 को उसने दिल्ली से चलना शुरू किया। कितने बजे, 16:30 पर। ठीक है, 29 अगस्त को उसने दिल्ली से चलना शुरू किया, कितने बजे, 16:30 पे। उसके बाद कहता है एंड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है कब, 31 अगस्त को। 31 अगस्त को वो पहुंचती है कहाँ पर, अपने डेस्टिनेशन पर, और कितने बजे, 8:45 आवर्स, 8:45 पर। मॉर्निंग में 8:45 पे पहुंचती है। तो हमें फाइंड करना है कि उसने टोटल टाइम कितना लिया होगा अपनी पूरी जर्नी में। देख लेते हैं एक बार हिंदी में। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 पे चलती है, प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। तो हमें देखना है कि जो उसकी टोटल जर्नी है दिल्ली से जहाँ पे उसे जाना था वहाँ तक, उसने अपने डेस्टिनेशन तक कितना टाइम लिया पहुँचने में। तो 29 अगस्त को चली, 31 को पहुँची, बट बीच में हमारा 30 रह गया। ठीक है, 30 अगस्त। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, अच्छा एक चीज़ देखिए, 8:45 से 8:45 इन दोनों के बीच में कितना टाइम का डिफरेंस होगा, 24 घंटों का। अब अगर हम 16:30 से 8:45 तक अगर हम ये फाइंड कर लें, अगर हम ये देख लें कि हमारा 16:30 से 8:45 तक कितना टाइम लग रहा है उसे, तो उसके बाद हम उसमें 24 ऐड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, अपना आंसर। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, 16:30 से 8:45 तक उसे कितना टाइम लगा। पहले हम फाइंड करेंगे कि उसने 29 तारीख को वो कितने घंटे चली, 29 तारीख को कितने घंटे रेल चली। तो 24 घंटे होते हैं टोटल हमारे पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है ना। और 16:30 पर वो चली, तो 30 हम माइनस कर देंगे 24 में से, तो हमारे पास क्या आ गया, 7:30, 7 घंटे 30 मिनट। तो क्या आ गया हमारे पास, 7 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब है जो हमारी ट्रेन होगी 29 तारीख को कितने घंटे चलेगी, 7 घंटे 30 मिनट। ठीक है, 29 तारीख को ये चली 7 घंटे 30 मिनट। उसके बाद उस 12 बजे के बाद अगले 30 तारीख के 8:45 तक वो कितने घंटे चली, ऑब्वियसली 8 घंटे 45 मिनट चली होगी। तो हम वो क्या कर देंगे, 7 घंटे 30 मिनट में 8 घंटे 45 मिनट ऐड कर देंगे। 5 4 3 7 और 8 5 15 पर यहाँ पे क्या है हमारे पास 75, तो हमारा क्या बन जाएगा 16 घंटे 15 मिनट। क्या बन गया, 16 घंटे 15 मिनट। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ट्रेन है 29 अगस्त 16:30 से 30 अगस्त 8:45 तक कितने घंटे चल चुकी है, 16 घंटे 15 मिनट। पर हमारी ट्रेन 31 अगस्त को 8:45 पे पहुंच रही है, 30 तारीख को नहीं, 31 तारीख को। तो हम इसमें क्या करेंगे, 24 घंटे और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब हम इसमें 24 घंटे ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 है ना और यहाँ पे 1, तो हमारे पास कितना आ गया 40 घंटे 15 मिनट। इसका मतलब है हमारी ट्रेन कितने घंटे चलेगी, 40 घंटे और 15 मिनट।
40 घंटे 15 मिनट में हमारी जो ट्रेन है दिल्ली से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। एक आपके पास स्क्वायर है, एक वर्ग है आपके पास जिसकी भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर। एक वर्ग है आपके पास जिसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर और आपको क्या करना है कि वो जो स्क्वायर है इट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। उस स्क्वायर को, मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर और उसके बाद क्या किया मैंने, इट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसे हम 4 इक्वल पार्ट में काट रहे हैं। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। इसका मतलब जिस इक्वल पार्ट में मैं उन्हें काट रही हूँ वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, स्क्वायर्स करना चाहिए, क्योंकि इसको मैं 4 इक्वल पार्ट में तो ऐसे नहीं काट सकती हूँ, 1 इक्वल पार्ट, 2, 3 और 4, ठीक है। बट इस तरीके से मुझे क्या मिले, मुझे मिल गए रेक्टेंगल। बट मुझे इस तरीके से काटना है कि मुझे क्या मिले, स्क्वायर्स, क्योंकि ये पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। इसे क्या फाइंड करना है, छोटे जो हमारे वर्ग बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो हम इसे इस तरीके से नहीं काटेंगे, हमारे पास जो वर्ग है उसे हम 4 इक्वल पार्ट में सिर्फ ऐसे काट सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर हम इसे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे मेरे पास क्या है 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर, एक वर्ग, और उसको हमने किस में काट दिया, 4 इक्वल वर्ग्स में काट दिया, 4 इक्वल स्क्वायर्स में काट दिया, 4 बराबर वर्गों में काट दिया। तो अब अगर मेरा इसकी साइड जो है, इसकी जो भुजा है, जो हमारा बड़ा वाला वर्ग है उसकी भुजा अगर 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो ये जो हमारा छोटा वाला जो वर्ग है, छोटा वाला जो वर्ग है ये वाला, इसकी जो हमारी भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। टोटल 4 थी, हमने क्या किया, बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो ऑब्वियसली ये दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, दिस पार्ट इज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर यहाँ पर और 2 सेंटीमीटर यहाँ, तो ये 2 सेंटीमीटर। लाइकवाइज जो हमारा ये होगा ये भी कितना मिल जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमें ये भी कितना मिल जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब मैं अगर इस वर्ग की बात करूं तो इस वर्ग का मुझे क्या फाइंड करना है, क्षेत्रफल। मुझे क्या फाइंड करना है, छोटे वाले स्क्वायर का एरिया। तो उसका क्षेत्रफल का हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितनी है इसकी, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हमारे पास कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सभी को पता है कि एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर का। सो अभी तक हमने किए हैं 2 क्वेश्चन और अभी देख लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सीटेट के पेपर में लास्ट ईयर आया था। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें क्या देखना है, सही नहीं है। याद रखना यहाँ पे नोट वर्ड है। पेपर में हम इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, हम फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमें लगता है नोट को हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, और हम क्या करते हैं, फटाफट से पढ़ते हैं, दूसरी स्टेटमेंट मुझे दिखेगी सही तो मैं सही मार्क को सही करके आ जाऊंगी। बट नहीं, यहाँ पे क्या वर्ड प्रेजेंट है, नोट। हमें आता होता है ये क्वेश्चन, लेकिन हम पेपर में जल्दबाजी में गलती करते हैं, क्या, नोट वर्ड को नहीं पढ़ते। तो फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो कहता है कि ऑल प्राइम्स आर ऑड्स। जितनी भी अभाज्य सभी संख्याएं होंगी, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब सभी अभाज्य जो संख्याएं हैं वो क्या हैं, विषम होती हैं। पहले हम आते हैं अभाज्य संख्या के ऊपर कि हमारे क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बार पढ़ाया था कि नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे हमने क्या है कि प्राकृत संख्या को
फर्दर डिवाइड कर दिया कुछ अलग अलग कैटेगरीज में, जिनमें से एक कैटेगरी हमारी क्या है, प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं हमेशा याद रखना ये नेचुरल नंबर होते हैं। अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, प्राकृत संख्या। तो अभाज्य संख्या वो प्राकृत संख्या है जिसके 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर, 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड। दो गुणनखंड होंगे। प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या, यह एक प्राकृत संख्या होती है। क्या होती है, नेचुरल नंबर। और जो नेचुरल नंबर होता है वो कौन सा नेचुरल नंबर होगा, जिसके हमारे पास क्या होंगे, सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। 2 फैक्टर्स होंगे मीन्स 2 गुणनखंड होंगे। जैसे कि 2 के कितने फैक्टर है, एक तो 1 और एक 2। 1 भी 2 को डिवाइड करता है, 2 भी 2 को डिवाइड करता है। तो 2 के कितने गुणनखंड आ गए, 2। तो क्या हमारा 2 एक प्राइम नंबर होगा, बिल्कुल 2 हमारा क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। दूसरा पॉइंट कि 2 जो है हमारा क्या है, एक सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो 2 है एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, और 2 क्या है, एक सम संख्या है। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, विषम संख्या। तो क्या सभी अभाज्य संख्याएं सम संख्याएं विषम संख्या होती है, नहीं। मुझे एक 2 मिल गया जो कि क्या है, अभाज्य भी है और सम संख्या है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। कहते हैं देयर आर इन्फिनिटली मेनी प्राइम नंबर्स। बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारे पास अभाज्य संख्याएं जो होंगी वो कितनी होंगी, अनेक होंगी। क्यों, 2 मिल गया, पहली अभाज्य संख्या हमारे पास 2 हो गई, दूसरी हमारी 3 हो जाएगी, 5, 7, 11, 13 और ये चलती जाएगी। तो ये हमारे पास कितनी है, इन्फिनिटली मैनी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स। हमारे पास क्या हो गए, अभाज्य संख्याएं कितनी आ गई, अनेक। अगला देखते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। अब प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होंगे। ये मैंने बता दिया कि कोई भी जो अभाज्य संख्या होती है या प्राइम नंबर होता है, इसके कितने गुणनखंड होते हैं, 2। बताया था मैंने कि 2 गुणनखंड होते हैं, कितने फैक्टर होते हैं, 2। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा है नॉट करेक्ट। There are only 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स। यहाँ पे एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। बिल्कुल सही। पहली आ गई हमारे पास 2, दूसरी 3, 5, 7। तो हमारे पास कितनी आ गई एक अंक वाली अभाज्य संख्याएं, 4। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं। वो क्या, उन्हें ये लगता है कि जो हमारा 1 है, 1 क्या है, एक प्राइम नंबर। उन्हें लगता है कि 1 क्या है, एक प्राइम नंबर, 1 क्या है, एक अभाज्य संख्या। जबकि यह सही नहीं है। 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों, क्योंकि 1 के जो फैक्टर्स होंगे, 1 के जो फैक्टर्स होंगे, मुझे 1 के कितने फैक्टर मिलेंगे, मुझे सिर्फ एक ही फैक्टर मिलेगा 1 का। 1 का हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर प्रेजेंट है, दैट इज 1 ओनली। सो 1 जो है हमारा क्या नहीं होगा, एक प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर 1 एक प्राइम नंबर होता, वो क्या करते हैं, 1 को एक प्राइम नंबर ले लेते हैं। तो 1 2 3 5 7 कितने हो गए उनके, उन्हें लगता है कि 5 हमारे पास अभाज्य नंबर है। तो वो आंसर में क्या मार्क करके आ जाते हैं कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। जबकि नहीं, 1 हमारा एक प्राइम नंबर नहीं होता, 1 एक अभाज्य संख्या नहीं होती। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। इसके बाद डिस्कस करते हैं अपना 4th क्वेश्चन। आई थिंक ये बहुत आसानी से समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, एक ऐसी संख्या जो कि 1 से 10 सभी से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, सभी से विभाजित हो जाए 1 से 10। चलिए देख लेते हैं। कोई हमारे पास ऑप्शंस हैं 10, 100, 604 एंड 2520। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। मुझे कौन सा नंबर चाहिए जो कि 1 से भी डिवाइड हो जाए, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5, 6 से, 7, 8, 9 एंड 10। याद रखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोथ इंक्लूसिव, मतलब दोनों सम्मिलित। इसका मतलब हमें 1 से भी डिवाइड करना है और 10 से भी डिवाइड करना है, इन दोनों को भी हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। ओके, इन सभी नंबर से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जब डिविजिबिलिटी रूल कराया तो मैंने हमेशा बताया कि डिविजिबिलिटी रूल हमारा 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, 9 का भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के जो नियम होते हैं वो हमारे 3 और 9 के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनमें हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे 3 से और 9 से हो जाते हैं। अच्छा, विभाज्यता नियम जो हमारा 3 का है वो क्या कहता है, संख्या के सभी अंकों का जोड़, संख्या के सभी अंकों का जोड़ किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर जो भी मेरे पास नंबर गिवन है उसके अगर मैं डिजिट्स का सम करूंगी तो वो जो सम होगा वो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर वो सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो जो कंप्लीट नंबर है वो क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 क्या बन गया, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर should be divisible by 3. Sum of digits of a number should be divisible by 3. अगर sum of digits हमारे क्या हो जाएंगे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो वो जो नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं अब अपने ऑप्शंस को। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 से। कैसे, देखिए, अगर मैं इन दोनों की इस नंबर की डिजिट्स का सम करती हूँ, इस संख्या की अंकों का अगर मैं जोड़ करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 + 0 = 1। अगर हम इसकी संख्या का जोड़ करते हैं तो हमें मिलेगा 1 + 0 + 0 = 1। यहाँ से हमें मिलेगा 6 + 0 + 4 दैट इज 10। और अगर हम यहाँ पे सम करेंगे तो हमें मिलेगा 2 + 5 + 2 + 0 = 9, राइट। तो क्या हमारा 1 3 से डिवाइड होता है, नहीं, इसका मतलब है, और वैसे भी हमें पता है कि 10 जो है वो हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आया 1 अगेन, तो 1 भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए हमारा 100 जो है ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 10 ये 3 से डिवाइड नहीं होता, 10 ये 3 से भाग नहीं होता, इसलिए ये नंबर भी जो है हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 5 2 0, 5 4 9, हमें मिला 9, और ये 9 जो है वो किससे, 3 से भाग हो जाता है। और वैसे भी हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बच गया, बाकी 3 जो ऑप्शन हमने क्या कर दिए, डिस्कार्ड कर दिए। इट मीन्स हमारा जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए। और हम वैसे भी देख सकते हैं कि 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, 9 से भी डिवाइड होता है। इट मीन्स ये जो नंबर है, ये नंबर हमारा 1 से 2 से 3 से 4 से अप टू 10 सभी नंबर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो हमारा इसका सही आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कहता है, आयशा एक लड़की है जिसके पास क्या है, 5 के और 10 के क्या है, कॉइन्स हैं। आयशा के पास क्या है, 5 के और 10 के क्या है, सिक्के हैं। एक आयशा है लड़की जिसके पास 5 के और 10 के क्या है, सिक्के हैं। तो कहते हैं कि आयशा के पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है ना वो कितने हैं, 25।
और जो सिक्के हैं ना उसके पास 25 सिक्के हैं उसके पास, ठीक है। और कहते हैं उसके पास जो टोटल मनी है, टोटल जो मनी है उसके पास वो कितनी है 160, धनराशि उसके पास कितनी है 160, जबकि सिक्के, कुल जो सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या कितनी है 25। तो पूछ रहे हैं कि 5 के और 10 के कितने सिक्के हैं आयशा के पास, कितने सिक्के हैं 5 के, नंबर ऑफ कॉइन्स 5 के, और नंबर ऑफ कॉइन्स 10 के आयशा के पास कितने हैं। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे बेस्ट वे जो होता है सॉल्व करने का वो होता है यूजिंग मेथड ऑफ ऑप्शंस। हम क्या करेंगे, ऑप्शंस वाले मेथड को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं 5 के जो सिक्के होंगे, अगर वो 18 सिक्के होंगे, 18 सिक्के होंगे तो हमारे पास 5 के सिक्कों से कितना पैसा उसके पास आ जाएगा। तो 5 इंटू 18 कितने रुपए होंगे उसके पास 5 के सिक्के से। 5 के सिक्के 18 है उसके पास, तो उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे 18 5 जा 90, उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे 90। और अगर 7 सिक्के हैं 10 के तो 7 इंटू 10 कितने रुपए हो जाएंगे 10 के सिक्के कितने रुपए देंगे उसे देंगे 70 रुपीज़। और अगर 5 के सिक्कों से उसके पास 90 रुपए हैं और 10 के सिक्कों से अगर उसके पास 70 रुपए हैं, तो अगर मैं दोनों को मिला दूं तो मुझे क्या मिल रहा है 160 रुपए। 160 रुपए, यही तो हमें देखना था कि 160 आना चाहिए। तो 90 रुपए और 70 रुपए हमें दे रहे 160 रुपए। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर 5 के 10 सिक्के होते तो उसके पास कितने रुपए आते 5 के सिक्के से 50 रुपए, और 15 के अगर 10 सिक्के होते तो 150 रुपए। 15 इंटू 10 150 रुपए, तो ये तो देता 200 रुपए, तो ये गलत है, हो ही नहीं सकता। पर यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर 1 स्टार्टिंग में ही सही मिल गया, तो इसीलिए फर्दर हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो 5th क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन जो नंबर 1 है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले एक बार हम रब कर लेते हैं अपने बोर्ड को, सो दैट हमारे पास इनफ स्पेस हो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसके लिए हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा बॉड मास रूल। BOD MAS, B का मतलब होता है इसमें क्या, ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवाइड, M मीन्स मल्टीप्लाई, A मीन्स add and S means subtract, right? So क्वेश्चन कहता है 17.5 into 3 minus 21 divided by 7 minus 3 into 12.5. So बोर्ड मास के रूल में हमारे पास जो है ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन ऑफ, देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है और ऑफ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो यहाँ पे डिवीजन, बिल्कुल ये रहा हमारा डिवीजन, ये रहा हमारा भाग। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग 17.5 इंटू 3 माइनस 21 को अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21, राइट। उसके बाद हमने इसे सॉल्व किया है और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस का साइन इंटू 12.5, राइट। तो हमारे पास और कोई डिवाइड का साइन नहीं है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, मल्टीपल। ओके, मल्टीपल के हमें दिखाई दे रहे हैं 2 साइन, एक यहाँ और एक यहाँ, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 3 जा 51 और 1.5 इसका, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 52.5,
राइट। 17.5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 52.5 माइनस 3 माइनस, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन। तो 12 3 36 और डेढ़ ये, तो हमारे पास आ गया 37.5। 37.5। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या साइन दिख रहे हैं, 52.5। दोनों के सामने कैसे हैं, नेगेटिव साइन, तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं हम, और 3 प्लस 37.5। अब हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एडिशन। सो 52.5 माइनस 37.5 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 40.5। 37, 38, 39, 40, 40.5। नेक्स्ट 52.5 से अगर हम 40.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12, राइट। सो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज 12। तो हमने ऐड कर लिया एंड ऐड के बाद लास्ट में सब्ट्रैक्ट। सो